हाय व्यूअर्स। आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हम इतनी देर से जो आपको टॉपिक्स दे रहे थे वो उसमें हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं दिया था, तो आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अलावा आपको यदि टॉपिक्स चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए और आपको सेमीकंडक्टर्स वगैरह चाहिए और दूसरे हमारे पास बीएससी के टॉपिक्स चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर पसंद आए तो, और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे नए वीडियोस के। चलिए आज हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस्टल की बात यदि हम करें तो क्रिस्टल जो होता है वो एक सब्सटेंस से बना होता है, मीन पदार्थ से बना होता है। और जो पदार्थ होते हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से होते हैं। मीन्स every substances present on the surface of the earth is made up of atoms। तो सब्सटेंस जो है वो किससे बने होते हैं? हमारे एटम से बने होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं हमारे पास पदार्थ। अब हम इस सब्सटेंस को अगर हम डिवाइड करें कि जो हमारे सृष्टि पे हमें मिलता है, जो हमारे अर्थ पे हमें अवेलेबल है, वो हमें किस फॉर्म में है, इसकी अगर हम स्टेट्स देखें तो हमारे पास सब्सटेंस की स्टेट्स जो होती है वो कितने तरह की होती है? स्टेट्स हमारे पास तीन तरह के सब्सटेंस की स्टेट होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारे पास सॉलिड, एक होती है हमारे पास लिक्विड, और तीसरी हमारी होती है गैस। तो ये तीन स्टेट्स हमें मिलते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी मटेरियल हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सॉलिड है हमारे पास उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज, हर सॉलिड में प्रॉपर्टीज होती है किस किस, कौन कौन सी? इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो जो इसमें प्रॉपर्टीज होती है, हर सॉलिड में होती है प्रॉपर्टीज, वो है हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारे पास इनकम्प्रेसिबिलिटी। इनकम्प्रेसिबिलिटी मीन्स कंप्रेस इजीली नहीं होता है। रिजिडिटी, सेकेंड है हमारे पास रिजिडिटी, और तीसरी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहले का इनकम्प्रेसिबिलिटी, दूसरी रिजिडिटी, तीसरी जो हमारे पास होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम इसमें बात कर सकते हैं, जिसमें इलास्टिक कांस्टेंट्स वगैरह हम ले सकते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ सब में होती है। अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ को समझने जाएं तो उसमें एक स्ट्रेंथ की जो शेप उसकी होती है उसमें एक स्ट्रेंथ होती है। अगर आप उसको एकदम से, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो दबाने से एकदम दब जाएंगे, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसको आप बिल्कुल दबाने की कोशिश करते हैं तब भी नहीं दबेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनकम्प्रेसिबिलिटी का हमारे पास ये कंडीशन है कि हमारे पास वो मटेरियल जो हम दबाएंगे उसको तो वापस अपनी शेप में भी रीगेन कर लेगा। रिजिड होते हैं मतलब उसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। अब कुछ की फिक्स होती है, कुछ की फिक्स नहीं होती। तो इसी बेस पे हम सॉलिड को टू पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। हम सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सॉलिड जो हमारे पास होता है उसको हम टू टाइप्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक एमॉर्फस और दूसरा हमारे पास है क्रिस्टलाइन। तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो सॉलिड है हमारे पास, इट इज बीइंग क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक है हमारे पास एमॉर्फस और दूसरा जो हमारे पास है दैट इज क्रिस्टलाइन। ये हमारे पास दो तरह के सॉलिड हैं और ये दोनों सॉलिड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनके प्रॉपर्टीज जो है वो हमें इसके डिफरेंस को शो करते हैं। सबसे ये हमारे मेजर डिफरेंसेस हैं जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड को की प्रॉपर्टीज से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब हमारे पास जो एटम्स हैं वो उसको डेफिनेट शेप में, हम उसको डेफिनेट पोजीशन पे बार बार अरेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको एक बार लेते हैं तो उसकी एटम्स की पोजीशन कहीं और होगी, दूसरी बार यदि हम उसी मटेरियल को लेंगे तो उसके एटम्स की पोजीशन कहीं और होगी। इसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तीसरी चीज है ये आइसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है सॉलिड की वो सभी डायरेक्शन में एक जैसी होती है, सेम होती है। इसका एग्जांपल जो हमने लिया है वो पाउडर लिया है, ये फ्लोर लिया है। पाउडर का मतलब, पाउडर अगर हमने देखा है कि जैसे हमने पहले कहा, अगर एग्जांपल के साथ में चले तो डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स उसमें नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने पाउडर लिया है तो पाउडर को जब आप निकालोगे तो एक बार कुछ अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में आ जाएगा, दूसरी बार यदि आप लेंगे तो
अलग फॉर्म में आ जाएगा। तो जहां आप उसको लेंगे उस फॉर्म में वो उस तरह से हो जाएगा, जिस डब्बे में भरेंगे वो उस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा उसका। तो ये मतलब इसका कोई अपना खुद का डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है। और नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं हम, तो जैसे हम आटा ले लें या पाउडर ले लें, जब यदि हम उसको गर्म करेंगे तो एक साइड से आपको दिखेगा कि वो पिघल रहा है, दूसरे साइड से नहीं पिघल रहा है, इस तरह से वो आपको दिखेगा। तीसरी चीज है कि फिजिकल, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो सब तरफ से एक जैसे दिखेगी, जैसे आइसोट्रोपिक, जिसे हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। यहाँ पर हम आइसोट्रोपिक का मतलब ये है कि जो पाउडर हमने लिया है उसको हम सब तरफ से देखें, अगर हमने डाला है पाउडर, अगर उसे ट्रायंगुलर शेप ले लिया तो सब तरफ से वो ट्रायंगल टाइप का ही दिखता है, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन से उसको देख लें। फिर क्रिस्टलाइन को अगर हम इसी से डिफरेंशिएट करें तो क्रिस्टलाइन में हमने एग्जांपल लिया है सॉल्ट का। तो सॉल्ट ये कह रहा है डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सॉल्ट भी हमें पाउडर की तरह रहता है, लेकिन अगर उसकी हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो उसका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। जैसे NaCl स्ट्रक्चर है, सॉल्ट जो हमारा होता है NaCl होता है, तो उसमें जो सोडियम Na है और Cl जो है उसकी पोजीशन फिक्स होती है कि हर बार यदि आप सॉल्ट बनाएंगे तो आपके पास उसकी जो पोजीशन है Na और Cl की वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए इसका डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। साथ में हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जैसे हम सॉल्ट को गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में डालें तो उसका क्या होगा, सब तरफ प्रॉपरली मिक्स होगा, और क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा सब तरफ बराबर होगा। या हम सिंपल सॉल्ट को भी गर्म करना चाहें तो देखेंगे कि वो जो मेल्ट हो रहा है वो सब तरफ से एक साथ मेल्ट हो रहा है। अब हम एनआइसोट्रॉपिक की बात करते हैं। एनआइसोट्रॉपिक की बात हम कर रहे हैं, यहाँ जैसे मैंने कहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की सेम होती है, यहाँ पर नहीं होती। आप हर डायरेक्शन से देखेंगे आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे हम सॉल्ट की ही बात करें, जब हम NaCl स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो Na और Cl होता है उसकी पोजीशन अलग अलग है। जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो हम क्यूबिक फॉर्म में करते हैं। क्यूबिक फॉर्म में यदि हम करेंगे अरेंजमेंट इस तरह से, तो हमारे पास जो क्यूबिक स्ट्रक्चर मिलता है NaCl का, वो हमें पता है कि किस तरह से होगा। यहाँ हमने Na रख दिया है, यहाँ सब जगह Na है हमारे पास, हर कॉर्नर पे Na होता है इस तरह से, और फिर बीच में हमने क्या किया हुआ है, Cl का अरेंजमेंट किया हुआ है इस तरह से। अगर आप इसको पूरी तरह से बनाएंगे तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ आपका पूरा अरेंजमेंट, यहाँ पे Cl इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये बीच में Cl आपका रहेगा, आप प्लेट्स बनाएंगे इसमें, तो यहाँ पे जो पोजीशन है Na और Cl की वो फिक्स रहेगी। तो एनआइसोट्रॉपिक है। यदि आप सामने से देखेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, इधर से देखेंगे तो दूसरा स्ट्रक्चर दिखेगा, हर डायरेक्शन से आपको वो अलग अलग दिखेगा। जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये वाला फेस, सामने से देखेंगे तो ये फेस दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ये फेस दिखेगा। तो हर डायरेक्शन से आपको जो फेस है वो आपको अलग दिखेगा, इसलिए ये एनआइसोट्रॉपिक है। मतलब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब सिंपल मैंने एक अपीयरेंस की बात की है, वो भी फिजिकल मतलब जो दिखता है हमें उसकी बात हमने की है, तो उसमें भी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अलग अलग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हमारा कहलाता है एनआइसोट्रॉपिक। अब इसमें जो प्रॉपर्टीज, जैसे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई वो अलग हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो अलग हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगा इसका, और ये जो है जो इसका है सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, आपको अलग अलग दिखेंगी। तो इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे आपने सॉल्ट लिया है, माइका ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, कैल्साइट ले सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप इसमें लेकर चल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब हमें पता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें, अगर हम बात करते हैं कि हमें घर बनाना है, हमें एक घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ईंट लेंगे। तो ईंट सबसे छोटा मटेरियल हमारे पास होगा, फिर उसको हम एक पे दूसरी ईंट, दूसरी पे तीसरी ईंट ऐसे बनाएंगे, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उस फॉर्म में बनाएंगे, और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, साथ में पूरा बनाने के बाद हमें वो पूरा घर का स्ट्रक्चर ले लेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें सबसे छोटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब यूनिट सेल कैसे बनता है ये हमें पता होना चाहिए। तो यूनिट सेल जो हमारे पास है उसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं कि वो बनता कैसे है। लैटिस पॉइंट पढ़ना पड़ेगा हमें यूनिट सेल को जानने से पहले, और फिर उससे स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। तो लैटिस पॉइंट क्या होता है,
पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है कहाँ, स्पेस में। स्पेस में पॉइंट्स का अरेंजमेंट होता है और इस तरह से अरेंजमेंट होता है कि उसके जो दो पॉइंट्स है वो एक तरह से उसका आइडेंटिकल अरेंजमेंट होता है। ये दो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तब हम लैटिस जान सकते हैं कि एग्जैक्टली लैटिस क्या होता है। लैटिस क्या होता है, अरेंजमेंट, अरे ऑफ पॉइंट्स। अरे ऑफ पॉइंट्स कहाँ पर, स्पेस में। मतलब आप एनवायरमेंट में कोई भी आप अजम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इस तरह से अरेंज है, और इस तरह पॉइंट्स हम इस तरह से रखेंगे कि जो दो पॉइंट्स है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल हो। तो जैसे हम यहाँ पे लैटिस की बात करते हैं तो ये हमने पॉइंट्स ले लिया, मान लो स्पेस में हम ये पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, तो हमने इस तरफ जमाया है, फिर नीचे भी आप इस तरह से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये एक जैसे दिखेंगे, आइडेंटिकल होंगे, दो पॉइंट्स एक दूसरे के। जैसे ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये दोनों भी आइडेंटिकल, मतलब ये सारे के सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। और हमें इसमें एक्सिस में चलना है, एक्स वाई जेड एक्सिस लेके चले। तो अभी हमें ये क्या दिख रहा है, 2 डायमेंशनल दिख रहा है। अब हम सिंपल सी बात करें, हमने क्या कर लिया, एक्स और वाई एक्सिस ले लिया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब हमने कितने लैटिस इसमें पॉइंट्स ले लिए हैं, 1 2 और 3। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो हमने बोला कि एक जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास बी है। तो ये हम कितनी दूरी चले, 3 है। तो एक्स एक्सिस पे कितना हो गया, 3 है। यहाँ पे हम कितनी दूरी चले, 1 2, तो 2 बी हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट हम बनाएंगे, इसका जो रिजल्टेंट हमें यहाँ से मिलेगा, जिसे हम कहेंगे ट्रांजिशनल वेक्टर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो ट्रांजिशनल वेक्टर हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अगर हम मान लें कि ये n1 a एक्स एक्सिस पे काटता है, n2 b वाई एक्सिस पे काटता है, यदि हम इसको z एक्सिस में लेके चले तो n3 c काटेगा। तो जो ट्रांजिशनल वेक्टर होगा वो होगा हमारे पास n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। तो n1 n2 और n3 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है, और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलेगी। अब बात करते हैं, ये ट्रांजिशनल वेक्टर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये क्या करेगा, एक एक पार्ट हमें देगा, तो ये हमारा यूनिट वैल्यू इसकी आएगी, तो ये हमारा प्रिमिटिव सेल कहलाएगा। अब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यदि इस लैटिस पॉइंट के साथ में अगर हम क्या करें, बेसिस रख दें। बेसिस रख दें मतलब हमारे पास जो एटम्स प्रेजेंट है उसके हम एक एक मॉलिक्यूल्स रखते हुए चलें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब इस लैटिस के साथ में एक एक या दो दो एटम्स को हम प्लेस करते हुए चलें, इस तरह से प्लेस करें कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो हमारा उससे लैटिस पॉइंट से एसोसिएटेड होगा, तो वो हमारा बेसिस कहलाएगा। और बेसिस और लैटिस को कंबाइन करेंगे तो वो हमें क्रिस्टल। तो लैटिस प्लस बेस अगर हमने कर दिया, बेसिस को हमने इस पे ऐड कर दिया, तो ये हमारे देगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, जैसे हमने बताया था कि ये लैटिस है ना, ये लैटिस ले लिया हमने, उसके बाद हमने प्लस इस पे हमने दो एटम्स को कंबाइन कर दिया इस तरह से, तो ये हमारा लैटिस हो गया, लैटिस प्लस बेसिस, ये बेस हो गया हमारे एटम्स का। फिर इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या होगा, एक एक लैटिस के पास में दो एटम्स इस तरह से हमें मिलते जाएंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो हमारा होगा वो कहलाएगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो गया। अब यही क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब हम सबसे छोटा शेप इसका ले लेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट इसमें से हम निकाल लेंगे, जिससे हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, तो वो कहलाएगा हमारा यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमारे पास क्या हो गया, इट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब इसकी वही शेप होगी जिससे हम पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये एक स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल शेप हो गया जिससे हमारा पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब अगर इसी शेप को हम रिपीट करते जाएं तो हमारे पास पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमको मिल जाएगा, है ना। और ये जो हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलेगा हमें क्यूबिक फॉर्म में मिलेगा इस तरह से। ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस,
तीनों एक्सिस में चलेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने लिया वो b हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने लिया है वो c वेक्टर हो जाएगा। तो तीनों हमारे पास ये जो a b c है ये हमारा कहलाएगा लैटिस कांस्टेंट। a b और ये c है, इट इज अ लैटिस कांस्टेंट। साथ में एंगल्स भी आ जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे लैटिस कांस्टेंट। तो जब हम ए बी ये जो हमारे पास एंगल है बी सी के बीच में तो अल्फा मिल जाएगा, सी ए के बीच में हमें बीटा मिल जाएगा और ए बी के बीच में हमें गामा मिल जाएगा। तो ये तीनों एंगल्स और हमारे पास ए बी सी जो इंटरसेक्ट करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में तो वो हमारे सारे लैटिस कांस्टेंट्स कहलाएंगे। तो ये आज हमारा था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू व्यूअर्स।